उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस बात की बातें करते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियपन की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होने और पैसा ना होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी स्थायी है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे, मेरे पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके। फिर भी बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम काम करते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचारों और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह विचारधारा अपनाऊं। मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इसके बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या एमबीए कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह ज्ञान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम में लाया जा सकता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान ना देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, परंतु मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज़ करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वह राज जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में 2 राहें बढ़ती थीं और अफसोस कि मुझे ये बात को चुनना था, और मैं अकेला पथिक खड़ा रहा देर तक, यह देखते हुए कि यह राह कहाँ तक जाती है। झुरमुटों में मुड़ने के पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और कम लोग गुजरते थे। हालांकि लोगों को गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहले ही अलग दिन में के लिए रखा, यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते से निकलते हैं। मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर यह कहूँगा, आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में 2 राहें बढ़ती थीं और मैंने कम चली हुई राह को चुना और इसी बात से सारा फ़र्क पड़ा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1916। और इसी बात से सारा फ़र्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नज़रिए को ना सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी थी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, तब तक जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई, और उनके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था कि मैं वह सब समझ चुका हूँ जो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह काम करता है, तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू करते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह काम करता है।
इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है और इससे भी उतना ही आसान बनने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसा मार्गदर्शन जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी अपने नई कैडलिक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट पर वाले घर पर जा रहे थे। जिम्मी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कहा कि वह इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा, मैंने दर्द भरी आवाज़ में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतज़ार करता रहा। यह 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिससे अमीर लोग अपने बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास से 6ठी क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी अपने पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता क्योंकि उनकी ही तरह मेरे भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मेरे डैडी ने आखिर अखबार क्यों रख दिया तो मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसा बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। एक समझदारी हुई। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताईं। जहाँ तक मुझे याद है उस स्कूल में मैं और माइक की 2 गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी तरह ही था क्योंकि वह किस्मत की वजह से स्कूल में था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदें तक कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों को स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे परंतु हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिलें और हर चीज़ नई होती थी। मम्मी और डैडी ने हमें ज़रूरत की सभी चीज़ें दी जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी लेकिन 9 साल के बच्चे के करने के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस तरह काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? वह राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यह सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बात करते रहे जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मज़े कर रहे होंगे। इससे थोड़ी सी चोट पहुंचती थी परंतु यह चोट अच्छी थी क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसा किस तरह कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंध गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में नहीं पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक
आसपास के इलाके में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाज़ों तक दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि अपने इस्तेमाल के लिए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने मुस्कुराहट हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट क्यों चाहिए। इससे जवाब में हमने कहा, हम आपको यह नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने 2 जगह चुनी। वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी, एक भरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में जिसमें कभी कपेच की बोतलें रखी रहती थी। इससे हमारे इस्तेमाल के लिए टूथपेस्ट के ट्यूब्स की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तोड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथब्रश को देखते देखते वह उब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं उसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें बताया कि जल्दी ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा में हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों को इंतज़ार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के और ट्यूबर्स ख़त्म कर लें। माँ ने हमें 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयर हाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वह पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी ख़त्म करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दे, दांत के डॉक्टरों को कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आए और उन्होंने अपने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहाँ 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटा देखा। हर जगह बारीक सफ़ेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल में लाए गए दूध के छोटे कॉर्नर थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल लाल दहकते कोयलों के साथ अधिकतम गर्मी पर जल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। क्योंकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्च पर करना था, इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयले को ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे। ट्यूब्स शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हमें ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वह पिघलकर द्रव रूप में आ सके। इस पिघले हुए शीशे का हम छोटे छेद वाले दूध के कार्टनों में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरह फैला सफ़ेद पाउडर प्लास्टर था जिससे हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी ज़मीन ऐसी लग रही थी कि वैसे जहां अभी अभी बर्फ़ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन भारी बक्से थे जिससे भीतर प्लास्टिक ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे का प्लास्टर ऑफ पेरिस के ट्यूब के ऊपर से छोटे छोटे छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया है कि हम अमीर कैसे बने। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने सिर को हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे हथौड़े से मैंने स्टील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तुम लोग जस्ते के सिक्के डाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइक ने कहा, हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था। हम ऐसे पैसा बना रहे थे।